Hello students, this is the sixth video of the chapter The Central Islamic Lands. In this video, I am going to explain you the topic economy, agriculture, urbanization and commerce given on page number 91. So let us begin with the text. Agriculture was the principal occupation of the settled population in the newly conquered territories. जिन भी पर्टिकुलर प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था इस्लामिक पीपल ने, उन सभी जगहों पर एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन थी वहाँ के लोगों की. The Islamic State made no changes in this. But Islamic State, when they conquered them, they had made no kind of changes on that particular occupation. Land was owned by big and small peasants and in some cases by the state. What they had done there, that land was still owned by big and small peasants there, and state was also the owner of the land. In Iraq and Iran, land existed in fairly large units cultivated by peasant. Even large farms were cultivated by peasants also. The estate owners collected taxes. Estate owners mean the person who has big land to cultivate. तो उनके पास जो estate owners होते थे, they Muslims or those Arab people give them right to collect the taxes on the behalf of the state during the Sasanian as well as Islamic period. In areas that had moved from pastoral to settled agriculture system, land was common property by the village. In some areas are also there, those were before pastoral lands and then settled into the agriculture system. In that particular area, that area was also the common property of the village. Finally, big estates that were abandoned by their owners after the Islamic conquest were acquired by the state. Finally, in last, big estates were abandoned, मतलब उन्हें big estates को जिनको खाली छोड़ दिया गया था ऑनर्स के द्वारा, उन्हें इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ने दोबारा से एक्वायर किया और उन्हें मुस्लिम एलाइट्स को सौंप दिया. ज़्यादातर किन लोगों को? जो उन्हीं की खलीफ्स की फैमिली से बिलोंग करते थे. The state had overall control of agriculture land. स्टेट के ऊपर पूरा अधिकार था एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर स्टेट्स का. डिराइविंग द बल्क ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू वंस द कॉन्क्वेस्ट वर ओवर. और वो लैंड एरियाज़ ही थे जिससे वो जो भी एरिया को जीतते थे उससे लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करके ही वो अपना खर्चा चलाते थे. The lands conquered by the Arabs that remained in the hands of the owners were subject to tax. इसके अलावा उन एरियाज़ पर जहाँ पर अरब पीपल ने अधिकार कर लिया था और स्टिल वहीं के ऑनर्स के पास उनका अधिकार था, उनसे टैक्स लिया जाता था एंड दैट टैक्स वाज कॉल्ड खराज. और वो कितना परसेंट था? विच वॉज वेरीड फ्रॉम हाफ टू फिफ्थ ऑफ द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ कल्टिवेशन. ऑन द अदर हैंड, जितने भी मुस्लिम्स थे उन पर जो टैक्स लेविड किया जाता था वो कल्टीवेशन का 1/10 पार्ट था. दैट वाज कॉल्ड उसर ऑफ द प्रोड्यूस व्हेन नॉन मुस्लिम्स स्टार्टेड टू कन्वर्ट. अब यहाँ हम देखेंगे कि जो पुराने ऑनर्स थे उस पर्टिकुलर एरिया के जहाँ पर अरब्स कॉन्क्वेस्ट करते थे, उन एरियाज़ में उन लैंड ऑनर्स से टैक्स लिया जाता था वो ज़्यादा होता था, फ्रॉम हाफ टू फिफ्थ ऑफ द प्रोड्यूस. ऑन द अदर हैंड जो मुस्लिम्स होते थे उनसे वहाँ पर जो टैक्स लिया जाता था वो 10th पार्ट था. सो दिस वॉज द रीज़न वाई सम नॉन मुस्लिम्स स्टार्टेड कन्वर्टिंग टू इस्लाम टू पे लेस टैक्सेस.
लेस टैक्सेस, दिस रिड्यूस द इनकम ऑफ द स्टेट। अब उसकी वजह से इनकम जो थी स्टेट की कम होती चली गई, क्योंकि सभी अपने आप को मुस्लिम बनाते जा रहे थे, जिसकी ताकि उन्हें कम टैक्स देना पड़े, जिससे कि स्टेट की इनकम कम हो गई। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने इस सिस्टम को डिस्करेज करने के लिए सबसे पहले तो ये जो धर्म परिवर्तन था, कन्वर्जन्स थे, इसको उन्होंने रोका एंड लेटर अडॉप्टेड, और आगे चलकर उन्होंने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन को अडॉप्ट कर लिया। दैट मीन्स सभी पर इक्वल ही टैक्स लेविड होना था। फ्रॉम द 10th century onwards, the state authorized its officials to claim their salaries from agriculture revenue. इवन स्टेट ने सभी ऑफिशियल्स को जो टैक्स कलेक्ट करते थे उनको सैलरीज देना शुरू कर दिया था, और जो भी रेवेन्यू उनको मिलता था उन टेरिटरीज से, उसे क्या बोला जाता था, इक्ताज, रेवेन्यू असाइनमेंट्स, कि वो टैक्स कलेक्ट करेंगे, जितना टैक्स कलेक्ट करेंगे उसी में से उनकी सैलरी दी जाएगी, और वो क्या कहलाए, रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड इक्ताज। नाउ एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी वेंट हैंड इन हैंड ऑन द अदर एंड। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे इस हेडिंग में ही दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर किस तरह से फ्लरिश हुई थी। तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से फ्लरिश हुई क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। बहुत सारे एरियाज़ में, स्पेशली नाइल वैली, नाइल रिवर के आसपास के जो एरियाज़ थे, वहाँ पर इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। तो और दिस वाज द रीज़न वाई दे कंस्ट्रक्टेड सम डैम्स एंड canals also there, so that flourished the agriculture over that area, all which were crucial for good harvest. अब some things they had also adopted, like water wheels और नौरिया जिनको बोला जाता था, जिससे इजीली इरिगेशन की जा सकती है, और वो गुड थे हार्वेस्ट के लिए। तो ऐसे कुछ थिंग्स को अडॉप्ट किया इस्लाम्स ने। नाउ इस्लामिक लॉ गेव टैक्स कंसेशन टू पीपल हु ब्रॉट लैंड अंडर कल्टीवेशन। इवन उन्होंने और ज़्यादा एनकरेज करने के लिए कल्टीवेशन को, व्हाट दे हैड डन, कि उन्होंने कंसेशंस देने शुरू किए उन लोगों को जो अनकल्टिवेटेड लैंड को कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर रहे थे, जो ज़मीनें पहले खाली पड़ी हुई थी लेकिन अब उन्हें कल्टिवेशन के लिए यूटिलाइज़ किया जा रहा था। तो उसे और ज़्यादा इंकरेज करने के लिए व्हाट दे हैड डन, दे gave some tax concessions. Through peasants' initiatives and state support, cultivable land expanded and productivity rose. अब इसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ little bit some steps had been taken by the state of the country. On the other hand, state of the empire, on the other hand, some initiatives taken by the peasants expand the प्रोडक्टिविटी इवन इन द एब्सेंस ऑफ मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। कि इतने ज़्यादा, जैसे आज के टाइम में आप देखते हैं सो मैनी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर देयर, पर उस टाइम पे इतने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं थे, लेकिन फिर भी क्रॉप्स, तरह तरह की क्रॉप्स वहाँ पर उगाई गई थी, लाइक कॉटन, ऑरेंजेस, बनानास, वाटरमेलन, स्पिनच, ब्रिंजल्स ग्रोन, इवन एक्सपोर्टेड। इवन उस टाइम पीरियड में जो होता था, जो भी क्रॉप होती थी उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता था। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज एंड दैट इज़ पेज नंबर 92। इस्लामिक कल्टिवेशन फ्लरिश्ड एज द नंबर ऑफ सिटीज़ ग्रू। कि इस्लामिक सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई जैसे जैसे सिटीज़ बढ़ने लगी, सिटीज़, शहरों का विकास हुआ, नई सिटीज़ जो थी वो बनी, मेनली अरब सोल्जर्स को सेटल करने के लिए। सोल्जर्स यानी झुंड जिन्हें बोला जाता था, हु फॉर्म द बैकबोन ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो सोल्जर्स थे बहुत इंपॉर्टेंट थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एंड among the classes of garrison cities called मिस्र, अरेबिक नेम फॉर द इजिप्ट। अब जहाँ पर इनको रखा जाता था उस एरिया को मिस्र बोला गया, और वो मिस्र एक अरेबिक नेम है इजिप्ट का। अब कौन कौन से एरियाज़ थे जहाँ पर इनको सेटल किया गया? कूफा, बसरा इन इराक, फुस्तात एंड कायरो इन इजिप्ट। विद इन हाफ ऑफ द सेंचुरी ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट,
As the capital of the Abbasid Caliphate, the population of Baghdad had reached to 1 million. कि तेज़ी से population भी बढ़ रही थी शहरीकरण होने की वजह से. Alongside these cities were older towns such as Damascus, इस्फहान, समरकंद, विच रिसीव्ड अ न्यू लीज ऑफ लाइफ. ये कुछ ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रेज होती गई और बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ ये एरिया, बहुत ज़्यादा फला फूला. देयर साइज एंड पॉपुलेशन सर्ज्ड, सपोर्टेड बाय एन एक्सपेंशन इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल. व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द रेजिंग ऑफ पॉपुलेशन? दैट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल सच एज कॉटन, शुगर फॉर अर्बन मैन्युफैक्चरर्स के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत रेज हुई. अ वास्ट अर्बन नेटवर्क डेवलप्ड लिंकिंग टाउन विद अनदर एंड फॉर्मिंग अ सर्किट. इस तरह से अर्बन नेटवर्क जो था वो लिंक हुआ टाउन से और इस तरह से एक नया ही एक सर्किट बन गया कि एक हम जिसे कहते हैं कि इस तरह से जुड़ गया कि व्यापार भी इसकी वजह से, शहरों की वजह से बहुत ज़्यादा होने लगा और मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ गई. नाउ एट द हार्ट ऑफ द सिटी वर 2 बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्सेस रेडिएटिंग कल्चरल एंड इकोनॉमिक पावर. अब ये जो सिटी थी, सिटी ऑफ बगदाद और उसके आसपास के एरियाज़ की अगर हम बात करें, 2 बहुत इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी जो किसको शो करती थी? कल्चरल और इकोनॉमिक पावर को. जैसे एक जो बिल्डिंग थी दैट इज़ जहाँ पर सामूहिक मस्जिद जिसे हम कहते हैं, और अरेबिक में उसे मस्जिद अल जामी, एंड बिग इनफ टू बी सीन एज अ डिस्टेंस. वो इतनी बड़ी थी कि दूर से भी उसे देखा जा सकता था. एंड द सेंट्रल मार्केट प्लेस सक. इसके अलावा एक केंद्रीय मंडी होती थी जिसे सक बोला जाता था, जहाँ पर रोज़ में शॉप्स होती थी और मर्चेंट्स के घर भी होते थे. एंड द ऑफिसेस ऑफ मनी चेंजर्स, जिन्हें सराफ हम बोलते हैं, कि मनी चेंजर्स जो होते हैं, यानी व्यापार के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब लोग आते हैं तो अपनी करेंसी को वो जो चेंज कराते हैं, तो उन लोगों को मनी चेंजर्स बोला जाता है जो वहाँ पर उस सामूहिक मंडी में रहते थे. तो ये 2 एरियाज़ थे जो किस चीज़ को एक्सप्रेस करते थे? इकोनॉमिक पावर को और कल्चरल पावर को. द सिटीज़ वर होम्स टू एडमिनिस्ट्रेटर्स. अब सिटीज़ यानी शहरों में रहते कौन थे? एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते थे, जिन्हें अयान और आइज़ ऑफ द स्टेट बोलते थे. स्कॉलर्स, बुद्धिजीवी लोग रहते थे. मर्चेंट्स, व्यापारी रहते थे, जिन्हें तुज़र बोला जाता था. हु लिव्ड क्लोज टू द सेंटर. ऑर्डिनरी सिटीजन्स और सोल्जर्स जो होते थे वो आउटस्कर्ट्स में रहते थे, उन एरियाज़ के बाहरी इलाकों में रहते थे, जिनके वहीं पर आउटर सर्कल में क्वार्टर्स होते थे. और ईच विद रेड, और सभी उन क्वार्टर्स में और उन एरियाज़ में अपनी मॉस्क होती थी, मस्जिद होती थी, चर्च होती थी, स्नानक भी होते थे. स्नानक को अंडरलाइन करेंगे. स्नानगॉग क्या होता है? ज्यूइश टेम्पल. जैसे क्रिश्चियंस और जूइश पीपल जो थे, जूइश पीपल को माना जाता है कि ईसा मसीह जो थे क्रिश्चियनिटी में, जो उनके गॉड थे क्रिश्चियंस के, उनको मारने वाले लोग जूस बोला जाता है. और इसलिए जूस से बहुत ज़्यादा नफ़रत भी करते थे क्रिश्चियंस. और इसीलिए उनके पूजा के स्थल भी अलग थे, जिनको क्या बोला जाता था? सिनेगॉग. नाउ सब्सिडियरी मार्केट मतलब छोटी जो मार्केट्स होती थी, पब्लिक बाथ भी होता था वहाँ पर, एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग प्लेस भी होता था उन एरियाज़ में जहाँ पर जो आम जनता थी वो रहती थी. एट द आउटस्कर्ट वर द हाउसेस ऑफ द अर्बन पुअर. आउटस्कर्ट्स में और किसके हाउस होते थे? अर्बन पुअर के, जो शहरों में गरीब लोग थे. अ मार्केट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स ब्रॉट फ्रॉम कंट्री साइड. इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स को कंट्री साइड से लाया जाता था मार्केट में. कारवां स्टेशंस होते थे जहाँ पर लोग आकर ठहरते थे. अनक्लीन शॉप्स भी थी इन एरियाज़ में. अनक्लीन शॉप्स में यहाँ पर बोला गया जहाँ पर चमड़ा साफ़ किया जाता है, टैनिंग की जाती है. बुचरिंग, जहाँ पर मारा जाता है जानवरों को. बियॉन्ड द सिटी वॉल्स वर इन्स. इसके अलावा सिटी वॉल्स के पास सराय भी थी. एंड पीपल रेस्ट व्हेन द सिटी गेट्स वर शट
and cemeteries. So all these things or all these buildings were there where the common people live. There were variation on the टाइपोलॉजी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लैंडस्केप. इसके अलावा अलग ही नक्शा होता था जिस तरह का भी लैंडस्केप होता था उन एरियाज़ में, जैसे पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, हिस्टोरिकल इवेंट्स, political unification and urban demand of foodstuffs and luxuries enlarged the circuit of exchange. कि जब पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ कि बहुत सारे एरियाज़ जो थे वो मुस्लिम्स ने एक्वायर कर लिए थे, यूनिफाइड किए थे, तो शहरी इलाकों में खान पान की बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी थी और अच्छे से रहने के लिए जो हमें लग्जरियस आइटम चाहिए उनकी ज़रूरत थी वहाँ पर. तो उसने और ज़्यादा एक्सचेंज प्रणाली को, एक्सचेंज मतलब चीज़ किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के बदले जो कमोडिटी दी जाती है, तो इसको बहुत ज़्यादा रेज़ कर दिया. जोग्राफ़ी फेवर्ड द मुस्लिम्स, इवन जोग्राफ़ी ने भी फेवर किया मुस्लिम्स को, विच स्प्रेड बिटवीन ट्रेडिंग जोन्स ऑफ द इंडियन ओशन. अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ट्रेड किस तरह से स्प्रेड हुआ था, कि क्योंकि जो ये एरिया था अरब का, उसकी जोग्राफ़ी ऐसी थी कि वो कई जगहों से पानी के इलाके से जुड़ा हुआ था, जैसे इंडियन ओशन, मेडिटेरेनियन. फॉर 5 सेंचुरी अरब और ईरानियन ट्रेडर्स ने मोनोपलाइज किया था, कि एकाधिकार रखा था उन्होंने समुद्री ट्रेड के ऊपर, मैरी टाइम ट्रेड जिसको हम बोलते हैं, बिटवीन चाइना और इंडिया एंड यूरोप. दिस ट्रेड पास थ्रू 2 मेजर रूट्स. अब ये जो व्यापार होता था ये 2 रूट से होता था, नेमली द रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ. हाई वैल्यू गुड्स सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड सच एज. अब कैसी चीज़ें ली जाती थी जो लॉन्ग डिस्टेंस में ख़राब ना हो, जैसे कि किन किन का व्यापार होता था, स्पाइसेस, मसालों का, कपड़े का, प्रोक्लेन मतलब चीनी मिट्टी की चीज़ों का, गन पाउडर बारूद का, was shipped from India, China to the Red Sea ports of Adan and आईहाप. तो इन इलाकों में, इन पोर्ट्स में इनको भेजा जाता था. गल्फ़ ऑफ पोर्ट्स ऑफ सिराफ और बसरा को यूज़ किया जाता था, इन पोर्ट्स को यूज़ किया जाता था ट्रेडिंग के लिए. फ्रॉम हेयर द मर्केंटाइज वॉज कैरिड ओवर लैंड इन कैमल. फिर वहाँ से इन पोर्ट एरियाज से जो भी सामान आता था उसको ओवरलोड किया जाता था, लोड किया जाता था कैमल के ऊपर, और फिर कारवां चलते थे और शहरों में और अंदरूनी इलाकों में फिर वो जाकर सामान को भंडार गृहों में भर देते थे, वेयर हाउसेस में. नाउ warehouses of Baghdad, Damascus, Aleppo and local consumption onward transmission. The caravan passing through Makkah got bigger whenever the Hajj coincided. अब यहाँ पर बताते हैं कि जब वो कारवां चलते थे तो हज के टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर होती थी. And in the Indian Ocean at the Mediterranean end of these trade routes, export to Europe from the part of Alexandria were handled by Jewish merchants. कि यूरोप का जो व्यापार था वो जूइश मर्चेंट्स जो थे वो संभाल रहे थे. सम ऑफ होम ट्रेडेड डायरेक्टली विद इंडिया. उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो डायरेक्ट इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे थे, कुछ जो थे वो मुस्लिम्स के लिए वर्क कर रहे थे, एज कैन बी सीन फ्रॉम देयर लेटर्स प्रिजर्व्ड इन गेनिजा कलेक्शन. गेनिजा कलेक्शन मतलब कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिसमें उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. हावेवर फ्रॉम द 10th सेंचुरी द रेड सी रूट गेंड ग्रेटर इम्पॉर्टेंस. रेड सी ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस को गेन कर लिया था ड्यू टू द राइज ऑफ कायरो एज अ सेंटर ऑफ कॉमर्स. की व्यापार वाणिज्य का सेंटर जब बना था कायरो जो सिटी थी. पावर एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर ईस्टर्न गुड्स फ्रॉम द ट्रेडिंग सिटीज़ ऑफ इटली. अब ट्रेडिंग सिटीज़ जो थी वो इटली भी बन गया था. टुवर्ड्स द ईस्टर्न एंड. अब क्योंकि वो अपने ईस्ट वेस्ट एरिया में जो ये अरब का साम्राज्य जो फैला हुआ था, मुस्लिम्स का साम्राज्य, इस्लाम जो स्प्रेड हुआ था, यहाँ पर ईरानियन मर्चेंट्स भी थे. इसके अलावा फ्रॉम बगदाद अलोंग द सी रूट. अभी इसको नेक्स्ट पेज को टर्न करेंगे हम. दैट इज़ towards the eastern and caravan of the, there we have completed. Now we come to towards the eastern and caravan of Iranian merchants set out from Baghdad along the Silk Route to China via
oases, cities of Bukhara and Samarkand, to bring Central Asian Chinese goods. तो नए नए रूट्स जो थे वो डिसाइड किए गए थे चाइनीज़ गुड्स को, एशियन गुड्स को वहाँ लाने के लिए. अब इंक्लूडिंग पेपर भी उसमें लाया जाता था. Tanzania also formed an important link in the commercial network which extend north to Russia, Scandinavian countries for the exchange of European goods, Slavic captives, hence the word slave. Islamic coins used for payment of these goods were found in hoards discovered along Volga river. अब यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से इस्लामिक कॉइन्स, इस्लामिक पीपल जो थे कॉइन्स को यूटिलाइज़ करते थे, प्रीशियस कॉइन्स को यूटिलाइज़ करते थे. और यही रीज़न है कि कई जगह पर वोल्गा रिवर और बाल्टिक रीजन के आसपास ये कॉइन्स मिले हैं. और इसके अलावा दास व्यापार भी वहाँ पर चलता था. मेल एंड फीमेल टर्किश स्लेव टू वर परचेज्ड इन दीज मार्केट फॉर द कोर्ट्स ऑफ खलीफ्स एंड सुल्तान. खलीफ्स और सुल्तान के लिए स्लेव्स भी लाए जाते थे इन एरिया से. द फिस्कल सिस्टम, अब यहाँ पर बताया गया है हमारा कि जो राजकोषीय प्रणाली थी, फिस्कल सिस्टम बोलते हैं राजकोषीय प्रणाली की. हर कंट्री की, जैसे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट है तो वो क्या खर्चा करेगी या कितनी आय उसकी होगी, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फिस्कल सिस्टम बोला जाता है. एंड द मार्केट एक्सचेंज इंक्रीज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी. अब क्योंकि एक्सचेंज का सिस्टम चल रहा था तो बहुत ज़्यादा मनी की इम्पॉर्टेंस को बढ़ा दिया गया था सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स में. अब किस किस तरह के कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन, सिल्वर, कॉपर व मिंटेड एंड सर्कुलेटेड, इवन बैग सील्ड बाय मनी चेंजर्स. अब क्योंकि ये एक नई करेंसी की पॉलिसी उन्होंने चला ली थी कि कॉइन्स को उन्होंने यूज़ करना शुरू किया था, तो बैग्स को सील करके मनी जो चेंजर्स होते थे वो पेमेंट किया करते थे, जो भी सामान लेते थे या सर्विसेज को एक्वायर करते थे. गोल्ड केम फ्रॉम अफ्रीका, गोल्ड अफ्रीका से आता था. सिल्वर सेंट्रल एशिया से आता था. प्रीशियस मेटल कॉइन ऑल्सो केम फ्रॉम यूरोप विच यूज दिस पे फॉर द ट्रेड एंड द ईस्ट. राइजिंग डिमांड फॉर मनी फोर्स्ड पीपल टू रियलाइज देयर एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड आइडल वेल्थ इनटू सर्कुलेशन. अब इस तरह से जब कॉइन्स को यूटिलाइज़ करना शुरू हो गए तो लोग जो थे अपना जो पैसा उनके पास होता था, पैसा मतलब किस फॉर्म में था, कॉइन्स की फॉर्म में, उसको उन्होंने सर्कुलेट करना शुरू किया और रिज़र्व करके रखना शुरू किया लोगों ने. तो क्रेडिट कंबाइंड विद करेंसीज टू ऑयल द व्हील्स ऑफ कॉमर्स. अब क्रेडिट ने यानी लोन की भी व्यवस्था उस टाइम पे चल गई तो और ज़्यादा व्यापार को बढ़ावा मिला था, क्योंकि अब व्यापार शुरू करने के लिए क्रेडिट्स भी दिए जा रहे थे उस टाइम पीरियड में. द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द मुस्लिम वर्ल्ड टू मेडिवल इकोनॉमिक लाइफ वाज द डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर मेथड ऑफ पेमेंट. अंडरलाइन इट, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मुस्लिम्स का वर्ल्ड इकोनॉमिक लाइफ में मिडिवल पीरियड में क्या था कि ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड उन्होंने पेमेंट के नए नए तरीक़ों को शुरू किया था. बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, जैसे कि उन्होंने लेटर ऑफ क्रेडिट, जैसे आज के टाइम पे हम जो चेक बोलते हैं, चेक को हम यूज़ करते हैं, ड्राफ्ट को हम यूज़ करते हैं, उस तरह से उन्होंने उस टाइम पीरियड में भी उसको यूज़ किया था, जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता था, सुफ्तज़ा बोला जाता था. वर यूज्ड बाय मर्चेंट एंड बैंकर्स टू ट्रांसफ़र मनी. अब उससे जो कारवां होते थे या यात्राएं होती थी वो इजी हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं होती थी, सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज को किया जाता था. तो ये सिस्टम उसी टाइम पीरियड से मिडिवल टाइम पीरियड में वहाँ पर उन्होंने स्प्रेड किया. द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ कॉमर्शियल पेपर फ्रीड मर्चेंट्स फ्रॉम द नीड टू कैरी कैश एवरीवेयर, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि अब उन्हें कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं थी. एंड ऑल्सो मेड देयर जर्नी सेफ़र, जिससे उनकी जर्नी कैसी हो गई, सेफ़र. द खलीफ्स टू यूज़ द सक टू पे सैलरी. इवन खलीफ जो थे वो भी सक को यूज़ करते थे, किस चीज़ के लिए, सैलरी देने के लिए. अब सैलरी देने के लिए वो यूज़ करते थे. इवन पोएट्स को, अपने मिनिस्ट्रल्स को जो वो देते थे, उसको भी वो किसके रूप में देने लगे थे, अगर इनाम देना होता था उन्हें, अपने कवियों को और अपने वर्क करने वाले लोगों को, तो भी वो किसके रूप में ही देते थे, बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में उसको
दिया करते थे। नाउ ऑल्दो इट वॉज कस्टमरी फॉर मर्चेंट टू सेट अप फैमिली बिजनेस और एम्प्लॉय स्लेव टू रन देयर अफेयर्स, कि कस्टमरी मतलब एक पारिवारिक व्यापार स्थापित करना व्यापारियों के लिए बहुत इजी हो गया था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में ग़ुलाम जो थे उन्हें काम करने के लिए इजीली मिल जाते थे और ग़ुलामों को रखना एक आम रिवाज था। लेकिन जो एक मुर्ज़बा जैसा एक औपचारिक व्यापारिक प्रबंध था, जैसे कि मतलब उसमें क्या होता था, वर ऑल्सो कॉमन इन विच स्लीपिंग पार्टनर्स एंट्रस्टेड कैपिटल टू ट्रैवलिंग मर्चेंट्स, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि पैसा लगा देते हैं आज के टाइम में, कि एक व्यापार शुरू कर रहा है तो उसमें पैसा लगा दिया दूसरे पर्सन ने, अब वो उसका स्लीपिंग पार्टनर बन गया। अब अगर उसमें उसको फ़ायदा होता है तो शेयर किया जाता था प्रॉफिट और लॉसेस को एग्रीड प्रोपोर्शन पे, जो भी ये तय किया जाता था। तो जिस तरह से आज के टाइम पे हम कोऑपरेटिव्स को देखते हैं या आज के टाइम पे हम बिज़नेस पार्टनर्स को देखते हैं, उसी टाइम पे उस टाइम पीरियड में भी इस तरह के फॉर्मल बिजनेस अरेंजमेंट्स हुआ करते थे जिनको मुज़रबा बोला जाता था। इस्लाम डिड नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम मेकिंग मनी एज लॉन्ग एज, कि इस्लाम जो था लोगों को पैसा कमाने से नहीं रोकता था, लेकिन कुछ प्रोहिबिशंस थे। प्रोहिबिशन मतलब कुछ रोक टोक थी कुछ चीज़ों पर, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरेस्ट बियरिंग ट्रांजैक्शन, की जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है जिन ट्रांजैक्शंस में, उनको अच्छा नहीं माना गया था इस्लाम में। रिबा उनको बोला गया वर अनलॉफुल, और वो कैसी थी अनलॉफुल, की मतलब आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, सच एज़ बोरोइंग मनी इन वन टाइप ऑफ कॉइन। अब लेकिन लोगों ने इसका भी तरीका निकाल लिया, जैसे कि उन्होंने जब पैसा लेना होता तो एक अलग तरह का सिक्का यूज़ होता था, लेकिन जब उसे पे किया जाता था तो दूसरी तरह का सिक्का यूज़ होता था, कॉइन यूज़ होता था। तो इस तरह से लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज को जो यूज़ किया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उन्होंने जो इस्लाम में अनलॉफुल माना गया था, उन्होंने नए तरीके अडॉप्ट कर लिए थे उन इंटरेस्ट को वसूल करने के। नाउ मैनी टेल्स फ्रॉम द 1001 नाइट, अब जो बहुत सारी कहानियाँ हैं जो लिखी गई हैं 1001 रातें, 1001 रातें, 1001 नाइट्स, अलिफ लैला वा लैला की बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिससे हमें मिडिवल मुस्लिम समाज के बारे में पता चलता है। इट गिव अस अ पिक्चर ऑफ मिडिवल इस्लामिक सोसाइटी फीचरिंग करेक्टर्स सच एज, जिससे हमें इन जो ये बुक्स वगैरह हैं, ये जो 1001 नाइट, ये जो बुक मिली हैं मिडिवल टाइम पीरियड की, तो इन मिडिवल टाइम पीरियड में इस्लामिक सोसाइटी के बारे में हमें पता चलता है, कई करेक्टर्स के बारे में, जैसे उस टाइम पीरियड के सेलर्स, स्लेव्स, मर्चेंट्स एंड मनी